नमस्कार। नारी शक्ति और नया भारत, खासकर अगर हम आधी आबादी की बात करें तो ऐसा लगता था कि अब तक उनके बारे में बातें बहुत होती थी, लेकिन 2014 के बाद से लगातार जो योजनाएं दिखाई दे रही हैं और खासकर जब देश के प्रधानमंत्री खुद लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के उन विषयों पर बात करते हैं जिनके बारे में अभी तक कोई चर्चा भी नहीं करता था। दिल से जुड़े हुए वो मुद्दे जब लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री उठाते हैं तब पता लगता है कि किस तरह से अब आधी आबादी और महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र में वो सभी योजनाएं आ रही हैं और बात हो रही है जिससे अब तक ये महिलाएं अछूती थी। बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर और तमाम और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी डायलॉग के इस खास हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से हमने देखा कि वोटर टर्नआउट में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसके अलावा योजनाओं की बात होती है, आपको लगता है इसका असर आने वाले दिनों में अब राजनीति पर भी दिखाई देगा? बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर नारी शक्ति ने अच्छा ना किया हो? जरूरत है केवल एक अवसर देने की। और मुझे लगता है भारत में अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, यहां तक कि सेना की बात भी करें तो कहीं पे भी महिला शक्ति पीछे नहीं रही। और आज तो भारत का सौभाग्य ये है कि भारत की राष्ट्रपति कोई और नहीं, एक महिला है। बहुत बड़ी बात है। और वो महिला जो दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों से आई हो, आदिवासी हो, जीवन भर में बहुत सारे ऐसे पड़ावों को पार किया हो जो बहुत बड़ी चुनौतियां थी, और आज राष्ट्रपति के पद पर हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, भारतीय सेना देखेंगे तो आपको कमांडेंट भी देखेंगे तो आज नारी कमांड कर रही हैं। और इस बार जब इजिप्ट के राष्ट्रपति आए और 26 जनवरी की परेड में उन्होंने देखा कि दुनिया तो महिला विकास की बात करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी करती है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि सही मायने में महिला नेतृत्व विकास कहीं पे है, वुमेन लेड डेवलपमेंट कहीं पे है तो आपके भारत में ही है, जो आपके कर्तव्य पथ पर दिखता है। ये अपने आप में मोहर लगाई तो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने लगाई, लेकिन करके किसने दिखाया? महिलाओं ने। लेकिन रीमा जी, मेरा सवाल एक यहां पर है कि भारत की महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सर ढकने के लिए छत नहीं थी, कच्चा मकान भी नहीं था, पानी लाने के लिए कई घंटों खराब करते थे प्रतिदिन, जंगल से लकड़ी लानी पड़ती थी चूल्हा जलाने के लिए। और यही नहीं, अंधेरे में मिट्टी का दिया जलाकर तब जाकर लालटेन जलाकर काम चलाना पड़ता था। बदलाव कब आया? आपने अपने ही स्वागत जो शुरुआत की लाइनों में कहा कि 2014 के बाद एक बदलाव दिखा, और बदलाव सबसे बड़ा यह दिखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में 1000 लड़कों के मुकाबले 1020 लड़कियां हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। मैं मातृशक्ति को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लोगों की सोच को बदलने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, योजनाएं जो लाए, आप देखिए उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर देने का काम किया। ये धुएं से मुक्ति दिलाई है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है और कई घंटे बचाने का काम रोज का किया है। फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जहां पहले 3 करोड़ 60 लाख लोगों के घरों तक पानी जाता था, मात्र 3 सालों में अब लगभग 11 करोड़ घरों तक सीधा नल से जल पहुंचता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की है। महिलाओं के बैंक खाते नहीं थे, 45 करोड़ बैंक खाते खुले तो उसमें 70% बैंक खाते महिलाओं के हैं। रोशनी, बिजली ये नहीं थी, आज देश के हर गांव में हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम
हमने पिछले 6-7 वर्षों में कर दिया। पक्का मकान 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए। अब आप बोलेंगे इसमें महिलाओं के लिए क्या है? अरे भाई, किसी और के नाम पर नहीं, ये पक्के मकान महिलाओं के नाम पर दिए हैं। 75% मकान महिलाओं के नाम पर है और बाकी ज्वाइंट खाते में है। ये भी हमने सुनिश्चित किया कि महिलाओं के लिए हो। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के पैदा होने पर उसके खाते में पैसा जमा करना, उसकी शिक्षा से लेकर उसका भविष्य सुरक्षित करने की ओर हमने काम किए हैं। आप एक के बाद दूसरी योजना को देखिए, ये महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। अनुराग जी, जो आपने बात कही इसी से जुड़ा हुआ कि आपको लगता है कि अब अगर आईपीएल हो रहा है, महिला क्रिकेट का, हॉकी का, ये तमाम चीजें हों, और जो आपने इतनी सारी बातें बताई, 2014 से पहले आपको क्या लगता है, विजन में कमी थी या इच्छा शक्ति में कमी थी? क्या वजह थी कि ये तमाम बातें तब नहीं हो पाती थी? मुझे लगता है वुमेन प्रीमियम लीग जो है वो ठीक समय पे शुरुआत हुई। सबसे पहले तो उस समय चुनौती ये थी कि उस समय महिलाओं की क्रिकेट बॉडी अलग थी, बीसीसीआई के साथ नहीं थी। आज से लगभग 10-12 साल पहले ही वो बीसीसीआई के साथ जुड़ी, 10-15 साल पहले। और फिर उसके बाद महिलाओं के क्रिकेट का विकास ज़्यादा हुआ, उनको पेमेंट्स भी बेहतर हुई, मैचेस ज़्यादा मिलने शुरू हुए। जब मैं बीसीसीआई का सचिव और अध्यक्ष था तब मैंने ही उनकी सैलरी बढ़ाने का काम भी किया, मैचेस ज़्यादा किए। और अब जो लोग बीसीसीआई को देख रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी बात की है कि वुमेन प्रीमियम लीग की शुरुआत भी की है। ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। करोड़ों रुपए हमारे भारत की बेटियों को मिले हैं उस लीग में खेलने के लिए। इसी तरह से अन्य खेलों में भी विकास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान चलाया, टॉप्स जैसी स्कीमों को लेकर आए, युवतियों को और आगे बढ़ने के अवसर दिए। तो देखिए, मीराबाई चानू इंजर्ड हो गई थी, उनको रातों रात वीजा लगवाकर अमेरिका भिजवाया गया, उनके कोच को भिजवाया गया। भारत सरकार ने 75 लाख के लगभग खर्च किया और 4 महीने तक मीराबाई चानू अमेरिका में रही। और जब टोक्यो पहुंची तो भारत को पहला मेडल किसी और ने नहीं, भारत की बेटी मीराबाई चानू ने जिताने का काम किया था। और कॉमनवेल्थ गेम में भी मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल जिताया। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स में भी और टोक्यो ओलंपिक्स में भी बैक टू बैक मेडल किसी ने जीतने का काम किया, तो भारत की बेटी पीवी सिंधु ने जीतने का काम किया है। तो एक से दूसरे क्षेत्र तक। और अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूं तो पिछले साल हरियाणा हो, वहां पर 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, 11 बेटियों ने तोड़े। इस बार मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, 21 भारत की बेटियों ने तोड़ने का काम किया। तो बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आई। तो ऐसा नहीं है, करने के लिए पहले वाले कर गए होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके लिए तो इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा यहीं तक सीमित होते थे। शायद वो इंदिरा जी ने भी कभी सोचा नहीं कि देश की महिलाओं को बैंक खाता भी चाहिए, पानी का कनेक्शन भी चाहिए, रसोई गैस का सिलेंडर भी चाहिए, पक्का मकान भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, और एक भविष्य अपना उज्जवल करने के लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं भी चाहिए। मुद्रा योजना में अगर 34 करोड़ बैंक खाता धारकों को अगर ऋण मिला है तो उनमें से 70% महिलाएं हैं। किसी ने ढाबा खोला, किसी ने सिलाई सेंटर खोला, किसी ने ब्यूटी पार्लर का काम किया, किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगाई, किसी ने ब्रेड बनाई, किसी ने अपने कपड़े बनाने का काम किया, तो किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगाने का काम किया। आज महिलाएं अपने पांव पर खड़ी हैं। ये केवल महिला विकास नहीं, महिला नेतृत्व विकास सही मायने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लगभग 9 करोड़ ऐसी महिलाएं उससे जुड़ी हुई। उनको अब 20 लाख रुपए प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल सकता है। अगर उनके प्रोजेक्ट में दम होगा तो बैंक देगा, बगैर किसी गारंटी के देगा। कोई आपको जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। और इस बार के बजट में तो हम उनको मार्केट के साथ लिंक करने के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करने के लिए हमने उसमें भी प्रावधान किया है। तो 9 करोड़ महिलाओं को और सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। आप देखिए, लिज्जत पापड़ एक छोटा सा उदाहरण है। अगर 70 के दशक में 7 महिलाएं इकट्ठी आकर 80 रुपए का लोन लेकर काम करती हैं,
पापड़ बनाने शुरू करती हैं। आज कहां खड़ी हैं? आज 45,000 महिलाएं उसके साथ जुड़ी हैं। दिन के 48 लाख पापड़ बनाती हैं और साल का 1600 करोड़ रुपए का धंधा भारत की महिलाएं लिज्जत पापड़ का स्वयं सहायता समूह करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम सबके सामने हैं। अब ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपको आजीविका के अवसर भी मिलेंगे, परिवार को भी पाल सकोगे, आगे ले जा सकोगे। तो खेलों के क्षेत्र में खेलो इंडिया, टॉप स्कीम्स, ऐसी अन्य योजनाएं हैं जहां अब आपको अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचना कि उनके ऊपर पैसा खर्च करना है। खर्चा भारत सरकार करती है, आपकी बेटी को केवल मेहनत करना है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपने इतनी सारी ये जो बातें कही, आपको लगता है कि यही वजह है कि 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, ये तमाम इलेक्शन में बीजेपी को जो बम्पर वोट मिला उसमें महिलाओं का एक अहम योगदान रहा। एक तरीके से आपने जो बेनिफिशियरी वाली जो लिस्ट थी उसको आगे बढ़ाते हुए इस वोटिंग परसेंटेज को पाया है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर इस मूल मंत्र के साथ आप चलते हो तो आप भेदभाव नहीं करते। जाति, संप्रदाय, आप इस पे क्षेत्रवाद या ये नहीं देखते कौन महिला कौन पुरुष है। आप तो सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। तो लोगों की भावना भी उसी तरह से चलती है। और मोदी जी ने जो ईमानदार सरकार दी है वो किसी माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। और मोदी जी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ के स्वर्गवास होने के बाद भी 2 घंटे के बाद देश के लिए फिर वापस काम करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री देश ने ना पहले देखा है। और इतने जो उनका देश के प्रति समर्पण भाव है। और विशेष तौर पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर बहुत चिंता करते थे। आपको याद होगा एक बार दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हमारी नर्सेज को उठाकर आतंकवादी ले गए, एक एक को सुरक्षित वापस देश में लेकर आए। और यही नहीं, अब भी यूक्रेन का युद्ध शुरू होते ही 21,000 भारत के छात्र छात्राएं वहां पर फंसे थे। ऑपरेशन गंगा चलाकर बगैर खरोंच लगे अगर सबको सुरक्षित वापस कोई लेकर आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको वापस लेकर आई।
अनुराग जी, आपने इतनी सारी महिलाओं की और बेटियों के लिए बात की, लेकिन देश के नेता हैं एक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, वो तो विदेश में जाकर कहते हैं कि हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, सड़क पर चलते हुए महिलाओं को डर लग रहा है, वो घर से निकलने में असमर्थ हैं क्योंकि महिलाओं के लिए स्थिति बहुत ज्यादा खराब है भारत में। हो सकता है वो कांग्रेस शासित राज्यों की बात करते हो, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। अब भाई बहन की एक ही जिम्मेदारी बन गई है कि जहां पे कहीं जाके बैठना हो। यूपी का चुनाव आया तो प्रियंका जी ने क्या कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जितनी लड़कियां उस पूरी लिस्ट में थी उनमें से एक आधी बची, बाकी सब छोड़ के चले गई। वो इनसे ही लड़ ली सब, चेहरा बेनकाब हो गया इनका। देखिए इससे बड़ा झूठ क्या होगा। और मुझे दुख इस बात का है कि आपको भारत में जितनी राजनीति करनी करिए, आप यहां तो कहते भारत जोड़ो और विदेशी यात्रा पर जाकर आप भारत तोड़ो का काम करना शुरू कर देते हो। ये भारत तोड़ने का काम चलेगा नहीं जी। आज दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता हिंदुस्तान में आकर या अपने देश से कहते हैं भारत एक उभरती हुई ताकत है, भारत में लोगों को भविष्य दिखता है, भारत में लोगों को उम्मीद दिखती है, भारत में लोगों को एक नेतृत्व देने की क्षमता दिखती है। तभी तो 140 करोड़ भारतीयों के वोट से जीते हुए नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं 3 बार लगातार पिछले 3 सालों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी से मेरा बात यह है, विदेशी दोस्त हो, विदेशी चैनल हो, विदेशी समाचार पत्र हो, विदेशी एजेंसियां हो या विदेशी धरती हो, इन सबका ही दुरुपयोग देश को बदनाम करने के लिए और प्रहार करने के लिए राहुल गांधी जी नहीं छोड़ रहे। ऐसी क्या तड़प है राहुल जी की। मुझे तो लगता है वो उनकी हालत वो मछली की तरह है जो बिन पानी की तड़पती है। राहुल गांधी जी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रहे हैं। नहीं, लेकिन सत्ता भी दूर है। ये कहते भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अरे 3 राज्यों में आपकी हार होगी, कांग्रेस खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको इसलिए कैम्ब्रिज में जाकर बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर तो आप माइक ऑफ कर देते हैं, यहाँ उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बात को सुना नहीं जाता है। कई सारे उन्होंने इस तरह के हमले किए, इसीलिए उनको लगता है कि विदेश में उनको बोलने की आजादी है तो वो बोल रहे हैं वहां पर। अरे भाई, जब भी बोलते हैं बहुत मनोरंजन करते हैं लोगों का। उन्होंने कहा लोकसभा में मेरा माइक बंद कर देते, स्पीकर साहब ने बोलने के लिए कहा तो माफी मांगी उन्होंने। जब झूठे आरोप लगाए तो कोर्ट में जाके माफी मांगी कि नहीं मांगी जी, सब पूछिए, बताइए। और भ्रष्टाचार के चलते आज बेल पर है, भ्रष्टाचार के चलते। कोई त्योहार ऐसा नहीं जब वो यहां पर विदेशी धरती पर होते हैं। अरे मेरी तो छोड़िए, इटली की प्रधानमंत्री अभी आई थी, उनकी ही सुन लेते हैं। इटली वालों को तो सुननी चाहिए, मुझे लगता है। इटली के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी जी की प्रशंसा आज पूरी दुनिया करता है, मोदी जी की स्वीकारता पूरी दुनिया भर में बनी है और आज मोदी जी मेजर लीडर के रूप में दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है जब दुनिया के दूसरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। और ये एक देश ने नहीं कहा जी, कभी अमेरिका के, कभी जापान के, कभी जर्मनी के और अब इटली के, कभी यूरोप के अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों ने इस बात को बार बार कहा है। ये केवल मोदी जी की तारीफ नहीं, ये हम सब भारतीयों की तारीफ है जिन्होंने मोदी जी को 1 बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से जिताया है। हर भारतीय को गर्व होता है कि मेरे भारत की तारीफ हो रही है, मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो रही है, मेरे भारत के पासपोर्ट की वैल्यू आज दुनिया भर में बढ़ी है। पूछिए एनआरआई से मेरे भारतीयों को जो आज दुनिया भर के देशों में जाते हैं, पहले किस नजर से भारतीयों को देखते थे, आज क्या सम्मान भारत को मिलता है। यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। शुरू करो, डालो बुनियाद।
घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अनुराग जी, क्योंकि कई उन्होंने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं सरकार पर, इसलिए मुझे आपसे ये सवाल बार बार पूछना पड़ रहा है। विदेश मंत्री, उनका कहना था कि उनकी बात, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने को तैयार नहीं है। चीन को लेकर बार बार वो विदेश मंत्री को सलाह देते रहे, लेकिन विदेश मंत्री ने नहीं सुनी। और विदेश मंत्री पर यह भी आरोप लगाया कि वो मानते हैं कि चीन बहुत ताकतवर है, इसीलिए भारत बहुत पीछे हट गया है। राहुल जी को याद करवाना चाहता हूं, 1962 का भारत नहीं है। आज भारत, दुनिया का कोई भी देश हो, हम कहीं अतिक्रमण भी करने नहीं जाते और ना ही किसी को डराने का काम करते हैं। पर एक बात कहना चाहता हूं, ना आंखें झुकाकर बात करते हैं, ना आंखें उठाकर, हम आंखें में आंखें मिलाकर बात करते हैं। नए भारत की तस्वीर है, ये नए भारत की ताकत है। और मैं इसलिए बात को कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को तो बोलने का हक भी कहां है, जिन्होंने खुद राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की एम्बेसी से पैसा लिया हो। जब अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन के कुछ सैनिक कर रहे थे, तब ये चाइनीज अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे, आज तक जवाब नहीं दे पाए देश को। उस बैठक में क्या हुआ था? क्या इनको भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए था कि ये जो कहते नहीं भारत के सैनिकों को ये हुआ वो हुआ? अरे हम ताकत के साथ कहते हैं, भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि वापस उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भारत की सीमा की ओर देख भी सके। ये भारत के सैनिकों की ताकत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सेना की ताकत को बढ़ाने का काम भी किया है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सीमा पर जाकर सेना के जवानों का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया। नहीं तो इसके पीछे क्या मंशा लग रही है उनकी? अगर वो इस तरह के आरोप बाहर जाकर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है आपके हाथों, मीडिया में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि वो इतनी सक्सेसफुल थी, तो मीडिया को कंपल्शन में दिखाना पड़ा। गुजरात में 152 सीटें हम जीते, कांग्रेस की आज तक की सबसे करारी हार हुई। भारत जोड़ो कहां थे? 3 पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव हुए, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। कांग्रेस कहां है जी? खाते नहीं खुल पा रहे कांग्रेस के, जमीन खिसक चुकी है, लोग उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब विदेशी धरती पर जाकर भारत पर प्रहार करोगे, भारत को बदनाम करने का काम करोगे। आपकी नफरत मोदी जी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन मेरे भारत को बदनाम करने का काम मत करो राहुल गांधी जी, ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। आपको इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाकर चुनाव लड़ना है तो आप कर सकते हैं, जैसे अमेठी छोड़कर वायनाड में चले गए। अब अगली शायद तैयारी कहीं विदेश की होगी,
लेकिन लोकतंत्र भारत का है, चुनाव यहीं पर होंगे, यहीं की जनता वोट देगी और 2024 में फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही बनाकर देगी। अनुराग जी, एजेंसियों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बीजेपी आरएसएस से सबसे ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी को क्यों है? मतलब बीजेपी से है तो समझ में आता है, आरएसएस हर बात में। उन्होंने पंडित नेहरू जी को आरएसएस की खाकी हाफ पैंट में नहीं देखा, शायद वो भूल गए 26 जनवरी की परेड में किसने बुलाया था करने के लिए, परेड करने के लिए, क्यों भूल गए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की एकता एकजुटता के लिए, देश के हर क्षेत्र में एक स्वयंसेवी संस्था के नाते आज दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है, बहुत बड़ा योगदान है जी। मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी जी को भी आरएसएस के शिविरों में जाके बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी भी एक स्वयंसेवक के नाते चले, लेकिन जब राजनीति में आए तो समर्पण भाव देखिए। 2001 में चुने गए थे, आज 2023 है, 22 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, हर पल जिए हैं। तो देश के लिए ये सीखना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी से। अनुराग जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि लगातार उन दलों को आप लोग निशाना बना रहे हैं जो आपके ऊपर आवाज खड़े करते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, पूरा विपक्ष लामबंद है। लालू यादव, राबड़ी देवी पर भी अब सीबीआई जांच बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो अन्ना आंदोलन से निकली वो भी इसी की गिरफ्त में है। तो ये जो एजेंसियों को लेकर आरोप है कि सभी विपक्षी दलों पर आप लोगों ने एक तरीके से हमला कर दिया है। देश की जनता ने हमें वोट क्यों दिए थे? भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए। 9 वर्ष हमारी सरकार को होने जा रहे हैं। ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चला कर दी है, जवाबदेही हमने तय की है। हम जनता के दरबार में जाते हैं, अपनी उपलब्धियां लेकर जाते हैं, ईमानदार शासन की बात करके आते हैं। लेकिन ये कहां कहा था कि जिन घोटालों में, नेशनल हेराल्ड के घोटाले में, अगर राहुल जी सोनिया जी के ऊपर गंभीर आरोप ही नहीं, सबूत भी दिए हैं, कोर्ट से बेल लेकर बाहर हैं जी। मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में के अंदर गए, महिलाएं सड़कों पर आई थी दिल्ली की कि ठेके नहीं खोलने देंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए की घूस खाकर कंपनियों को लाभ देने का काम इन्होंने किया। अगर ये इतने ईमानदार है, पाक साफ है, तो कैबिनेट नोट कहां गायब है? जिन लोगों ने ठेके लिए जो इसमें शामिल थे, उन अधिकारियों का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? शराब घोटाले में शिक्षा की आड़ क्यों लेनी पड़ रही है? बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी करें कि मनीष सिसोदिया के लिए चिट्ठियां लिखते फिरे। मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरते क्यों हो? और अगर किया है तो जितनी मर्जी चिट्ठियां लिखवा लो, कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं अनुराग जी, लेकिन ये भी तो पूछा जाता है कि बीजेपी में ऐसी कौन सी गंगा बह रही है कि उसमें जो भी आता है उस पर से सारे आरोप हट जाते हैं, लेकिन विपक्षी जो हैं उनमें आरोप लगते हैं। सीधा देखिए, आपने लालू जी की बात की, राबड़ी जी की बात की, अब चारा मैंने तो खाया नहीं था। जिसने पशुओं को भी नहीं छोड़ा उसको सीबीआई कैसे छोड़ देगी? टैक्स पेयर का पैसा था, पशुओं के चारे के लिए था। और यही नहीं, ऐसे और कई बातें जहां पे प्लॉट ले लिया, मॉल बन गया, सब हो गया। और अगर लालू जी इतने पाक साफ थे तो जेल में क्यों थे? अगर मनीष सिसोदिया इतने पाक साफ हैं तो पहले जेल में और अब फिर 14 दिन की अगली कस्टडी में क्यों गए? कुछ ना कुछ तो है। अब करोड़ों रुपए पकड़े जाते ममता बनर्जी जी के मंत्री के यहां से, पार्थो घोष के, तो क्या है? क्या करूं? छोड़ दें? आप बताइए थी सब क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार वालों को छोड़ देना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जनता चाहती कार्रवाई होनी चाहिए, एजेंसियां अपना काम कर रही है। अंत में मैं यहाँ पर ऑडियंस के पास जाऊं, ये जरूर जानना चाहूंगी कि 2024 के लिए विपक्ष ने चिट्ठी भी लिख दी है कल तो प्रधानमंत्री को, उसमें हालांकि कांग्रेस ने साइन नहीं किए,
लेकिन यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात हो रही है और सबका कहना है कि हम बाद में तय करेंगे एजेंडा क्या होगा, एजेंडा अभी बीजेपी आरएसएस को हटाना है। तो 24 की लड़ाई में आपको लगता है अभी से तैयारी करने की जरूरत है? जिनके पास ना नीति हो, ना नियत हो और ना नेक इरादे हो, वो जितना मर्जी बड़ा महाठगबंधन बना ले, उनके किसी काम आने वाला नहीं। चोर चोर मुसेरे भाई हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं काम नहीं आएगा। 2019 में भी हुआ था, यूपी में 2017 में भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जनता है, ये सब जानती है। आपको लगता है फेक नैरेटिव है जो बनाने की कोशिश हो रही है ऑपोजिशन की तरफ से? अरे जितना मर्जी प्रयास कर लें, ये तो अपने पाप छिपाने के लिए इकट्ठे आ रहे हैं। आप देखिए कितना हल्ला मचाया उद्धव ठाकरे जी ने, मचाया कि नहीं मचाया? अब जिस व्यक्ति के 2/3 सांसद चले जाएं, 2/3 विधायक चले जाएं, 2/3 उनके अपने पार्टी के सदस्य चले जाएं, तो शिवसेना शिवसैनिकों की होनी चाहिए कि कई स्टैप लगी है कि एक परिवार की होनी चाहिए? मोदी जी इसीलिए तो परिवारवाद के खिलाफ है कि जिन्होंने पार्टियों पर परिवार का कब्जा कर रखा है। पंजाब में बादल हो, यहां पे यादव हो, चाहे बिहार में यूपी में हो अखिलेश जी हो, या वहां पे लालू यादव जी हो, वहां पे स्टालिन हो या बाकी हो, वहां जगन रेड्डी हो या इसके यहां पर आपके टीडीपी वाले हो, ममता जी के बाद अभिषेक जी तैयार हैं, तो क्या करना चाहिए? ठेका दे देना चाहिए पार्टी का? ये तो उनके लोगों ने छोड़ा है, विद्रोह उन्होंने किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन आप कहते हो पीछे मोदी जी का हाथ है जी। इसलिए वो कहते हैं मोदी जी का हाथ है। उनका कहना है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और आपके सहयोगी हैं, आप लोग धीरे धीरे उनको खत्म कर रहे हैं और बीजेपी चाहती है सबको खत्म करके बस खुद सामने खड़ी हो। लोकतंत्र में कोई खत्म नहीं होता, जनता बनाती है, जनता ही मिटाती है। और ये लोकतंत्र में बैलेट की जो ताकत है ना, अपने वोट की, उसको इतना अंडरमाइन कभी नहीं करना चाहिए। हम लोगों की वोट की ताकत से ही आज यहां पर हैं। हमने अपने किसी सहयोगी दल को नहीं छोड़ा। उद्धव ठाकरे के मन में आ गया था कि मैंने मुख्यमंत्री बनना, छोड़ के चले गए और उनके साथ हाथ मिलाया जिसके लिए बाल ठाकरे सारी उम्र लड़ते रहे। तो उनके अपने लोग छोड़ के गए कि किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। अगर इतना ही सब होता हो तो मुख्यमंत्री थे। मातोश्री के गेट पे 2 साल ताले क्यों लगे? उनका कार्यकर्ता मंत्री नहीं मिल पाते थे, इसलिए सब छोड़ के गए हैं। हमने अकाली दल को नहीं छोड़ा, अकाली दल छोड़ के गया है। हमने गठबंधन धर्म निभाया। जब केवल हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल जीत कर आए तब भी उनको मंत्री बनाया, 2 ही जीत कर आए थे। उससे पहले 4 ही जीत कर आए थे, तब भी हरसिमरत कौर बादल जी को मंत्री बनाया। हमने नहीं छोड़ा, वो छोड़ के गए। हमने शिवसेना के यहां पे मंत्री बनाए थे, वहां पे भी बनाए थे, हम नहीं छोड़कर गए। हमने टीडीपी को नहीं छोड़ा, वो छोड़ के गए। नारी शक्तिशाली को शक्तिशाली बनाने के लिए और जो भारत की वर्षगांठ है 2047 में, इसमें 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय लक्ष्य को क्या बना सकते हैं? और अमृत काल में ये जो हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, ये अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा जो 25 वर्ष की है, पंचप्रण में उसका लक्ष्य निर्धारित है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत के लिए दूसरा प्रण है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। तीसरा है अपने गौरवशाली विरासत पर गर्व करना है। चौथा है एकता एकजुटता के साथ भारत को आगे बढ़ाना है, और पांचवा है हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। इन 5 प्रण पर आप टिके रहिए, हम विकसित भारत भी बनाएंगे और हर क्षेत्र में भारत को नेतृत्व देने का काम भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी महिला दिवस की, और आपको, क्योंकि आप यहाँ पे हमारे साथ महिला दिवस मनाने आए हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम महिला दिवस मनाने, नारी शक्ति को हम इतना सम्मान देते हैं, क्या हम उसी हर्षोल्लास के साथ पुरुष दिवस भी मनाएंगे? ये एक महिला कह रही है तो मैं तो इस पे यही कहूंगा कि नारी शक्ति के नेतृत्व में नया भारत आगे बढ़े। ये हम उम्मीद करते हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, और नारी शक्ति के सम्मान के लिए पुरुष
इसकी जिम्मेदारी लें, ताकि पुरुषों की तरफ से ही वो सम्मान मिलेगा, तभी तो हमारी नारी शक्ति, जिसको माँ, बेटी, पत्नी, दोस्त, हर किसी के रूप में देखते हैं, वो आगे और बढ़ सकती है। मैं इतना ही उम्मीद करता हूं कि भारत में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है उसमें कमी आनी चाहिए। महिलाओं को अपनी आवाज़ निडर होकर उठानी चाहिए और निर्भया जैसे मामले भारत में ना हो, इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए, ताकि मॉरल वैल्यूज में जो कमी आई है पिछले कुछ वर्षों में वो नहीं आए। हर माँ अपने बेटे को वो जरूर संस्कार दे कि वो हर बेटी की ओर बड़ी सम्मान भरी नजरों से देख सके। अंत में अनुराग जी, होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोई संदेश या सौगात जो आप भारत की महिलाओं को देना चाहेंगे? मेरा तो दिवाली, होली 2 त्योहार ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता है सबसे मिलने का अवसर भी मिलता है, एकजुट होकर मनाने का भी मिलता है, और ये रंगों का त्योहार तो जाति, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर गले लगाने का अवसर भी देता है, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का अवसर भी देता है। तो आइए जो हम एकता, एकजुटता की बात करते हैं, इस होली के त्योहार में देश की एकता, एकाग्रता को और मजबूत कर सकें, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके नारे को भी, उसको जिए भी, आगे भी बढ़ाएं। आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में, महानगर में आप हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट से भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, हिमाचल से लेकर बाकी अन्य राज्यों के यहाँ पर रहते हैं। तो प्रयास करें देश के अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं, हम उनके साथ मिलकर भी होली का त्यौहार खेलें, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको भी आगे ले जा सकें। काशी तमिल संगमम एक बहुत शानदार शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की, तो काशी तमिल के संगम को आगे करके दिखाया। हम लोग यहाँ के युवाओं को देश भर से नॉर्थ ईस्ट का दौरा करवाने लेकर जा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को भारत के अन्य राज्यों में लेकर आ रहे हैं, ताकि देश के युवा एक दूसरे क्षेत्र को देख सकें, एक दूसरे के जो प्रथाएं हैं, जो वहाँ की रीतियां हैं, जो वहाँ के संगीत है, कला है, उसको भी जान सकें। भारत बहुत बड़ा है, इसलिए समझना, एक दूसरे को साथ में रखना बहुत जरूरी है। और ये त्यौहार हमारे ऐसे हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। माधोपुर गेड़ मेला एक ऐसा है जो माँ रुक्मणी के भगवान कृष्ण के साथ जो शादी हुई, तो नॉर्थ ईस्ट से माँ रुक्मणी आती थी और कृष्ण जी गुजरात के एक छोर में वहां पर उनका विवाह हुआ। तो 8 वहां के राज्यों से मुख्यमंत्री आते, वहां के संगीत कलाकार आते हैं, और माधोपुर का मेला बहुत बड़ा होता है। ऐसे कितने हम अपने कल्चरल इवेंट कर सकते हैं, इससे देश के युवाओं को भी जानने का अवसर मिलेगा और एकजुटता बढ़ाने का भी अवसर मिल पाएगा। और इसी संदेश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए आपने महिलाओं के साथ बात की और खासकर टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।